63 क्वेश्चन इज टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक क्या कहलाते हैं। ये थ्योरी जो है वो कंसेप्ट ऑफ आईक्यू की मैं आपको बता देती हूँ। उन्नीस 1912 में जो ये आपकी दी थी ना, ये विलियम स्टर्न ने दी थी आईक्यू की थ्योरी। ठीक है जी। कंसेप्ट अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया है तो ये आपका विलियम स्टर्न ने दिया है। और आईक्यू का फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ आपको। एम ए हो गया आपका मानसिक आयु, सी ए हो गया आपकी वास्तविक आयु, इनटू में 100 हम करेंगे। तो ये एम ए जो आपका दिया था मानसिक आयु, ये आपका कंसेप्ट दिया है एल्फ्रेड बिने ने। अगर आपसे पूछा जाए आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया तो हम लेंगे विलियम स्टर्न। और अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला किसने दिया है तो आप लेंगे लुई टर्मन, जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इन्होंने फॉर्मूला दिया है आईक्यू का। तो इन्होंने अपने उसमें क्या समझाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा था आपका कि जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं आपके 90 से 109 के जो 50% होते हैं, और 70 से अगर बिलो होंगे तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे हो जाएंगे आपके। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर होगा, लो एवरेज आपके जो होते हैं वो 80 से 89 के बीच में होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी टेबल होती है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 90 से कम वाले, मैंने आपको बताया 80 से 89 में आ जाएंगे ये। इसका आंसर हो जाएगा बी। बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। 64 क्वेश्चन है ये आपका। आवाज की समस्या, हकलाना व तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण, तेज बोलने वाले। तो आपका क्या इसका आंसर होगा ये मैं आपको बताती हूँ। बोलने के जो दोष होते हैं ना, वो आपका हो जाएगा जैसे कि आवाज की समस्या, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसको आप बोलने के दोष में नहीं ले सकते। ये आपका एरर हो जाएगा, ये आपके रख के हेरिडिटी मान लो, या फिर आपके अंदर कोई आपके शरीर में कोई डिफॉल्ट है। हकलाना व तुतलाना भी आपके हाथ में नहीं होता। कोई भी जानबूझ के हकलाएगा या तुतलाएगा नहीं, ये भी आपके डिसेबिलिटी में आ जाता है, दोष में नहीं आएगा। अगर आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, आपके अशुद्ध उच्चारण को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन तेज बोलना, ये आपके दोष। एक मिनट सर, मैं लग रहा है उल्टा समझा दिया आपको। ओके देन दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। 64 क्वेश्चन इज बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। हम उस क्वेश्चन में पहले गौर देंगे नहीं, तो इसका मतलब आपके 3 तो इसके अंदर दोष हैं, और जो एक होगा वो आपका दोष नहीं है, उसको वो हम दोष नहीं ले सकते। अब जैसे आवाज की समस्या है, ये आपके बोलने के दोष ही हैं। अगर उसमें आवाज की समस्या है आपकी तो ये भी आपका दोष के अंदर काउंट होगा। हकलाना व तुतलाना भी बोलने में आपकी अशुद्धि देखी जाएगी, तो ये भी आपका एक दोष है बोलने का। अशुद्ध उच्चारण भी अगर आप कर रहे हैं, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे, साफ साफ आप बोल नहीं पाते एक तरीके से, तो भी आपका बोलने का दोष है वो। तेज बोलना जो होता है उसको आप धीरे कर सकते हो, ये आपके हाथ में होता है, इसको बोलने के दोष में शामिल नहीं करेंगे हम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तेज बोलने वाले। ठीक है जी। तो 65 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी का मतलब हो गया आपका गिफ्टेड चाइल्ड जैसे होते हैं जो। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऐसा होता है अगर आपको पहले से उस
कक्षा में पता है टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, बहुत स्लो स्लो, और बच्चों के लिए आपको बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा है, तो जो प्रतिभावान बच्चा है या फिर जिसको वो चीज़ आती है उसको बहुत बोरिंग क्लास लगेगी कि टीचर कितना धीरे धीरे पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं पढ़ा रहा, मुझे तो सब आता है, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो ये भी आपका ऑप्शन जा सकता है। हम और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वह बहुत ही तुनक मिजाज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुनक मिजाज हो जाते हैं। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। कुछ ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे हाथों हाथ ही आपके कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस कट जाते हैं। ज़्यादातर 2 ऑप्शन ही बचते हैं जिनमें आपको एक चूज़ करना पड़ता है, पर यहाँ तो आपके तीनों ही ऑप्शन कट रहे हैं, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा इसका। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। 66 क्वेश्चन इज, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम मीन्स आपका लर्निंग, तो उसको और कैसे प्रभावी बना सकती है अपनी ड्रिल एवं अभ्यास के द्वारा। बी ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों से प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अब आप देखिए, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देना है तो आप ड्रिल और अभ्यास करवा सकते हैं। इसके अंदर भी आपका बच्चे होते हैं, पर आप इसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बच्चे एक्टिव किस में होंगे, जिसमें उनको मज़ा भी आए। अब आप देखिए, ड्रिल और अभ्यास कराया, आपने को टॉपिक दिया, उन्होंने कर लिया ड्रिल और अभ्यास। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, आपको प्रतियोगिता करा रहे हैं अपनी क्लास में, उसमें प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। अब आप देखिए, जो बच्चे के जीवन में हो रहा है, अगर आप अपने सब्जेक्ट को उनके जीवन से रिलेट करेंगे तो आप उसके प्रभावी अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देगा। पुरस्कार से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अगर हम उसके जीवन से, अगर जैसे आपको कहानी सुना रहे हैं, अगर वो आपके जीवन से रिलेट कर जाए, आपकी अपनी ज़िंदगी से रिलेट अगर आप उसको कर लो ना, तो वो बच्चा बड़े गौर से सुनेगा। तो उसी प्रकार से इसका ऑप्शन जाएगा सी। 67 क्वेश्चन इज, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। अब आप देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय मीन्स कि बच्चों को उसको जानकारी नहीं होती है, तो आप देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही गलत जाएगा। बच्चे जो है उनके पास अपना दिमाग होता है, तो आप देखिए जिन जिन में ये होगा ना, वो आपके ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। तो आपको पेपर में इस प्रकार से सॉल्व करना है जैसे मैं आपका कर रही हूँ पहले, क्योंकि ना टाइम जो होता है ना, वो बच्चों को 2.5 घंटे भी कम लगते हैं पेपर सॉल्व करने में। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दे रखे होते हैं कि उसके अंदर आपके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन के अंदर आपके 5 सेकंड लगेंगे, पर लेकिन कुछ बच्चे ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके ABCD सब लगा लगा के देखेंगे, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो मैं उसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ और क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जैसे पेपरों में किया जाता है। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। ठीक है जी, ये आपके 3 ऑप्शन सही जा रहे हैं और ये किसमें है, BCD फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 68 क्वेश्चन इज, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में वो सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, ये हमें बताना है। जहाँ शिक्षक एक अधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। आप खुद देख लीजिए, आजकल के जो वातावरण में है ना, शिक्षक पे ज़्यादा जोर नहीं जाता, बच्चों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं। तो जहाँ शिक्षक एकार्थवादी और स्पष्ट आदेश देता है और बच्चों को सुनेगा नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो है ये फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही कटेगा। जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर भी ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। ये ऑप्शन भी आपका हाथों हाथ कटेगा, क्योंकि बच्चा जो है उसको निष्क्रिय कर दिया है और बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। आजकल की जो पढ़ाई है बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित। डी ऑप्शन इज,
जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को अगर इम्पोर्टेंट अपने आप को करेंगे, यू मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो वो आपकी बात को समझेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। हाँ कि हाँ भाई हमसे पूछा जा रहा है, हमको बताया जा रहा है, हम कुछ कर रहे हैं। तो आपका जो इसमें से बी और डी में से जो ऑप्शन जाएगा वो आपका डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 69 इज कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहें कि उनकी भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो हम साथ साथ ही जो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते बच्चों में कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, वो तो बहुत अच्छा है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। इससे बच्चों में हीन भावना होती है। तो आप, हर बच्चा यूनिक होता है, उनमें अपनी अपनी क्वालिटी होती है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ऑप्शन इज रॉन्ग। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तो ये भी एक तरीके से बच्चों को लालच दिया जाता है कि भैया टॉफ़ी मिलेगी तो ही काम करना है। तो बच्चों को एक टाइम के बाद ना एक टॉफ़ी की भी वैल्यू नहीं रहती है। तो आप जल्दी पूरा करने के लिए हर बार उसको टॉफ़ी नहीं दे सकते। इससे बच्चों की मांगे बढ़ती चली जाएंगी कि आज टॉफ़ी दी, आज हमें कुछ और दो, तब हम ये करेंगे। तो आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग में जाएगा। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से इस पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाह्य प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, सी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। यहाँ पर भी आपका कंपैरिजन हो गया, उसके करने से पहले आप करो। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत जाएगा। तो आपका इसका सही आंसर जाएगा सी। तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 क्वेश्चन इज किसी प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा है, आपकी 1st to 5th वाली कक्षा है, और प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को प्रेरित करना होगा रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो आप उनको आजकल रट्टा लगाने को नहीं कह सकते, आप दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। आज के टाइम पर भी आपका ये दंडित करना आपको मना हो गया है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वो अच्छे अंक पा सकते हैं। खाली आपका मोटिव बच्चों को अंक दिलाना और पास कराना नहीं होता, सिर्फ परीक्षा पास करना ही आपकी लर्निंग नहीं होती। मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में बताया है कि लर्निंग एंड अधिगम और सीखना होता क्या है। अगर बच्चा क्लास में जा रहा है तो ये सीखना वर्ड जो यूज़ होता है ना बार बार, ये आपका सीखना, व्हाट इज सीखना, आपको पता होना चाहिए। इस वर्ड में बहुत बड़ी मीनिंग है कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, अधिगम है क्या चीज़, किसे कहेंगे हम सीखना। कि भाई अच्छा नंबर लिया है, आपने रट के कोई चीज़ कर दी है तो आप उसे सीखना क्या दोगे। तो मात्र रटना सीखना नहीं होता, ना ही अंक लाना आपका सीखना होता है। तो मैं आपको इस क्लास में आपका लिंक दे दूंगी यहाँ पे ऊपर, तो आप उस क्लास में लर्निंग कीजिए। 5 से 10 मिनट की वीडियो है, आपको जिंदगी भर आप नहीं बोलोगे कि लर्निंग क्या होता है। मेरे कहने पर आप सीटेट के 10 दिन आप मुझे दीजिए, तो आप सीटेट में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कोई क्लास चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए डी ऑप्शन पढ़ते हैं, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। तो आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांतियां। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे हम चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन। तो इसके अंदर आपको क्या पूछा गया, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। तो बच्चों की जो गलतियां एवं भ्रांतियां एवं धारणा होती है ना, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती हैं। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, ये ऑप्शन तो आपका पढ़ते ही कटेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, ये ऑप्शन भी आपको पढ़ते ही कटेगा।
सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती है। बहुत निम्न स्तर की हम होती है हम ये नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा सा कम जरूर होगी, क्योंकि वयस्क जो होते हैं वो ज़्यादा। पर इसमें भी आपका ये हो सकता है कि अगर वयस्कों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं है, तो कभी कभार बच्चे भी इंटेलिजेंस हो सकते हैं। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन, ये आपका सटीक नहीं जाता। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने आपके ये एमसीक्यू तैयार करे हैं। तो ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सबको एक बार कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 72 क्वेश्चन इज संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचा हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव फ्रेम। इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेम चाइल्ड इज व्यूज एट, तो आपका कैसे देखा जाता है बच्चा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखा जाता है। या फिर सेकंड ऑप्शन इज लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। Miniature adult who is the less than adult in the also aspects such as size, cognition and emotions. 3 ऑप्शन इज कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। बच्चा कभी भी कोरी पटिया या खाली प्लेट नहीं होता, ये आपका ऑप्शन यहीं कटेगा। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है अथवा ढाला जाता है। बच्चा कभी भी निष्क्रिय प्राणी नहीं होता, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो एक समस्या समाधान करने वाला होगा या फिर लघु वयस्क के रूप में, यही मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया है कि वयस्क की तुलना में कम है, ये हम नहीं कह सकते। तो आपका जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं आपको अभी बता रही हूँ, आपको ये ना लगे कि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान आते हैं सीटेट में, पर उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी ट्रिकी ली जाती है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 73 क्वेश्चन इज अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। सहयोगात्मक मतलब सहयोग दे के वो पढ़ा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं उस समूह का करना चाहिए जिसमें होनहार व प्रतिभाशाली बच्चे। हम बच्चों को कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो अगर हम सहयोग हमसे प्रतिभाशाली और होनहार को देंगे ये तो गलत है, ऑप्शन पढ़ते ही काटते चलो। एक मूक दर्शक होना चाहिए, तो बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। तो आप सहयोग कैसे दोगे अगर आप मूक दर्शक बन जाएंगे और बच्चे अपनी मर्जी से करेंगे। तो कक्षा को छोड़ देना था तो बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए। आप कक्षा को छोड़ दोगे तो बच्चा अगर गलत भी कर रहा है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह पर निगरानी करना, इसका जो आपके तीनों ऑप्शन में जो जाएगा ना वो बेस्ट ऑप्शन जो आपका जाएगा 4। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। 74 ऑप्शन इज क्वेश्चन इज लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की जहां पर आ जाए ना आप सबसे याद रखिए, लेव मीन्स लव, और लव कहाँ करेंगे हम, सोशल में। इन्होंने जो समाज के बारे में बात करी है कि समाज में आपको मिलके रहना चाहिए। तो जैसे लेव तो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन इसका। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा बदला जाता है। तो ठीक है जी, पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने अनुकूलन एवं संगठन, मीन्स अडेप्टेशन एवं ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका रिवॉर्ड एवं पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड, दंड तो आजकल देते ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक पारस्परिक क्रिया। फोर्थ ऑप्शन इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपन अनुप्रक्रिया। उद्दीपन वाली बात लव वाइगोस्की नहीं करते, वो समाज के बारे में बात करते हैं। तो आपको इसका पढ़ते ही इसका डायरेक्ट जो आंसर जाएगा वो सामाजिक पारस्परिक क्रिया जाएगी। लेव वाइगोस्की, थॉर्नडाइक और आपके कॉलबर्ग वगैरह के बारे में मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रखी है, बहुत ही डिटेल्ड में वही वर्ड यूज़ करें जो पेपरों में यूज़ होते हैं। आप जाके मेरे चैनल के उसमें देख सकते हैं आपकी, मैंने भी कुछ दिन पहले ही क्लास कराई है आपकी थॉर्नडाइक और लेव वाइगोस्की की बहुत अच्छे से। ब्लूम टैक्सोनॉमी, अगर आपको सारी क्लासेस और सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक की वीडियो नहीं है तो प्लीज़ कमेंट इन माय सेक्शन।
75 क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट्स एंड लर्निंग करेक्टली? तो विकास एवं अधिगम जो होता है वो आपके अंतर संबंधी एवं अंतर निर्भर होते हैं। मीन्स डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सेकेंड ऑप्शन इज विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। फोर्थ ऑप्शन इज रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। आप खुद ही सोचिए, विकास और अधिगम जो होता है ना वो साथ साथ चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास हो गया है तो बच्चे ने सीखा कुछ नहीं है। जब बच्चे का विकास होता है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है साथ साथ में। तो उसी प्रकार से बच्चा सीखता है तो उसका विकास भी हो रहा होता है, क्योंकि विकास भी आपका जीवन पर्यंत चलता है और सीखता भी इंसान जीवन पर्यंत है। तो तो आप कह सकते हैं कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे के अनुसार निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को आप क्या कहेंगे? तो मैं फिर से वही कहूँगी, आप कहेंगे तो मैंने पियाजे के ऊपर भी आपको बहुत ही डिटेल वीडियो बताई है। उसमें स्कीमा क्या होता है आपका, या आपके मेंटल्स मैप, मेंटल्स टूल्स, इमेजेस सब क्या होता है बहुत अच्छे से बता रखा है। आप वहाँ जाके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पियाजे पढ़ाऊँगी तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम चलते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने संबंधित को क्या कहा जाता है आपका? इसको स्कीमा कहा जाता है। कि अनुभव से कि आपको पहले से आपको उसके बारे में कुछ पता है तो उसको हम जो वर्ड देते हैं ना आपका अनुभव सही अर्थ निकालना, जो आपके पहले से आपको पता है उसको हम कहते हैं स्कीमा। वो मेंटल्स पॉकेट्स होती हैं आपके स्कीमा में जो पहले से आपके दिमाग में होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ये आपका क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। इसको मैं कहूँगी कि ये क्वेश्चन जो होता है ना आपका, ये आपका होता है MKO कहते हैं इसको, GPD कहते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ये जो यहाँ पर जो बात हो रही है ना आपकी, थोड़ा सा आप इसको समझिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। ये आपकी थ्योरी दी है वाइगोस्की ने। क्या थ्योरी दी है उन्होंने बात की है MKO, स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी, मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ। अब मैं नोट्स बना लीजिए साथ में। और आपके GPD के बारे में, इसके अंदर होता क्या है। MKO हो जाएगा मोर नॉलेज अदर्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैप फोल्डिंग मीन्स हो जाता है टेम्परेरी सपोर्ट, हेल्प देकर लेवल को उठाना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अगर आप उनको पेंसिल पकड़ाएंगे तो वो लिख नहीं पाते, तो हम हाथ पकड़ के बच्चों को सिखाते हैं। पहले साइकिल को पकड़ के सिखाते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं हम उन्हें। अगर आपका ऐसे पूछा जाएगा आपका लेवल, पर जो यहाँ पूछा गया ना, उन्होंने क्या पूछा कि सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिससे वो अकेले पहुँच नहीं सकती। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया GPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मीन्स देखिए आप एक मिनट, ये आप हैं। तो ये आपका इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है। पर आपको अगर कोई थोड़ा सा कुछ सिखा देना तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो कैसे होगा, बीच में एक MKO होगा, मोर नॉलेज अदर, जो आपसे ज़्यादा जानता है। वो क्या करेगा ना, वो आपको ना थोड़ा सा ना आपको स्कैप फोल्डिंग करेगा आपकी, मतलब आपको पकड़कर यहाँ पर ले जाएगा और आपको वो नॉलेज देगा कि आप यहाँ से यहाँ पर जा सकें। तो उस प्रक्रिया को तो हम स्कैप फोल्डिंग कह देते हैं।
पर जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है ना, कि आपको यहाँ से यहाँ का लेवल जो आपका अंतर है उसको हम कहते हैं जीपीडी, जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समीप निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो देखिए, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती थी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो ये इक्विलिब्रियम संरचना, ये आपकी जो बात हो रही है ना, यहाँ पे जीपीडी वगैरह की बातें हो रही हैं। ये टॉपिक आपको डिटेल में करना है। मैं भी एक क्लास लूंगी जिसके अंदर ये आपके सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, उसमें क्वेश्चंस नहीं लेंगे हम, उसमें सारे हम आपके ये टॉपिक्स ही लेंगे कि किसको कैसे, आप मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपकी क्लास ले लूँगी 1-2 घंटे की, जिसके अंदर सभी टॉपिक्स के आपके शॉर्ट्स नोट्स होंगे, आप वो बना लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करते ये वर्ड गलत हो गया, यहाँ पे कतरनों है। कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसका एक बात और याद कर लीजिए, जेंडर बाइस एंड जेंडर इक्वलिटी, या जेंडर के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। सिलेक्टिंग द प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू। ओके जी, तो आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कि समाचार पत्रों में कहानियां और कतरनों को चयन कर रहे हैं। उसमें क्या बता रहा है कि पुरुष और महिला दोनों गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित करते हैं, मतलब जो उनके काम है ना हमेशा से वो नहीं कर रहे हो। तो लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा करने के लिए क्वेश्चन है ये नहीं, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए यस, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए नो, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिका को प्रोत्साहन करने के लिए नो। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हो गैर परंपरागत काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, जो आदमी करते हैं वो औरत भी कर रही है, जो औरत कर रही है वो आदमी भी कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका सामना करने के लिए कहा जाता है ये वर्गों का। 79 क्वेश्चन इज, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की व्यवस्था को पहचानिए। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है आपकी, यहाँ कोहलबर्ग के बारे में आपसे बात होगी कि कोहलबर्ग ने आपको क्या बताया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन हम। पढ़िए क्वेश्चन 79 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए एवं कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की व्यवस्था को पहचानिए। अंत्यकरण के स्वचलित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको देती है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ conscience that are valid for all humanity regardless of law and social। मतलब इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो कानून, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। इसके अंदर ना थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कोहलबर्ग जो है आपका नैतिकता के ऊपर आपको दिया है कि क्या रॉन्ग और क्या राइट है। इसमें जो पहले लिया गया था ना, सैंपल्स लिए गए वो सिर्फ मेल्स के लिए गए थे। इसे जेंडर बाइस थ्योरी भी कहते हैं कोहलबर्ग की, क्योंकि इसमें फीमेल का प्रोस्पेक्टिव को नहीं लिया गया। कैरियर गिलिगन ने कहा कि इनकी स्टूडेंट थी कोहलबर्ग की, कैरोल गिलिगन, उन्होंने इस बात को उठाया था। तो मोरालिटी के ऊपर इसमें बात होती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो ठीक है जी इसके अंदर आपके 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस होती हैं। तो आपकी यहाँ पे पूछी गई है जो, एक मिनट,
ये देखिए यहाँ पर जो बात पूछा गया है, हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के। जैसे गांव में कुछ बने होते हैं कि वो अपनी पंचायतें बिठा लेते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है कि मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपने चक्कर में, जैसे हमने देखा है कि वो कई गाँवों में, जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा कि दो जने आपस में शादी करने अलग अलग जातियों के, तो वो मरवा देते हैं, उनको कोई लॉ से मतलब नहीं है कि बंदे मरवा देते हैं वो बिना कानून के उसमें, तो वो उसको सही भी मानते हैं आपके। तो इस ये जो आपकी स्टेज आती है ना, ये आपकी आती है सोसाइटी लॉ के अंदर। आपका इसके अंदर 6 स्टेज है, 5th स्टेज अब होगी आपकी। हर जगह लागू नहीं होती, लेकिन गाँव में होती है, शहरों में नहीं होती है। आपकी ऑनर किलिंग वगैरह सोसाइटी लॉ के ऊपर ही आपका बना हुआ है। इसकी जो 6th स्टेज होती है वो ग्रैंड पेरेंटेज होती है। मानवीय मूल्यों की दुनिया की भलाई के लिए खुद का बुरा भी कर सकते हैं। ये आपकी पर जो ये आपकी बात हो रही है ना, ये सोसाइटी लॉ के ऊपर बात हो रही है। तो आप इसमें ऑप्शंस में पढ़िए आपकी सोसाइटी लॉ आपका किस में जाएगा। ये आपकी स्टेज है, ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 3rd स्टेज आपकी 13+ वाली 3rd लेवल है आपका, और 6th स्टेज है आपकी, 5th स्टेज है मीन्स आपकी। तो पढ़ते हैं ऑप्शन हम इसके। पहला ऑप्शन है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन मीन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभियान से है। द इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन यंत्रीय उद्देश्य अभियान से है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है। ऑनर किलिंग वगैरह जैसे इसमें आ जाती है। तो 80 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगी आपकी वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। तो ये आपकी जो बात हो रही है ना COS, ये आपकी हो रही है जीन पियाजे के ऊपर। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन, एनिमिस्टिक थिंकिंग या एबिलिटी टू कंजर्व या हिपोथेटिक डिडक्टिव डिडक्शन। ये आपकी हिपोथेटिक जो आती है वो आपकी 11+ में आ जाएगी। ये आपकी जो COS जो होती है ना आपकी ये वाली ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था है ये आपका। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, इसको कहेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी कॉन्क्रीट स्टेज है ये वाली। ये आपकी 3rd स्टेज होती है, ये 9 से 11 वाली, 7 से 11 वाली सॉरी। तो इसके अंदर क्या होता है ना, वो बच्चा कंजर्व करना सीख जाता है, मतलब कि छोटा बड़े में उसको अंतर हो जाता है, चीज़ सुरक्षित रखने की योग्यता हो जाती है उसके दिमाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd। जीन पियाजे में फिर कहूँगी, मैंने जीन पियाजे के ऊपर टॉपिक बहुत अच्छा समझाया हुआ, आप पहले वो देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट इन माई सेक्शन। 81 क्वेश्चन इज जीन पियाजे एवं लेव वायोगस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। ठीक है जी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, या फिर आपका इक्विजिशन ऑफ स्किल्स कौशलों का अर्जन, या फिर कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, या फिर पैशन रिपीटेटिव प्रोसेस। तो कौशलों का अर्जन तो हम नहीं कह सकते। तो इसके अंदर जो आपका जो सही ऑप्शन या चारों में से बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा सक्रिय विनियोजन के से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। 82 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, या फिर पास पड़ोस। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका क्या है। आपका मीडिया भी आपके बच्चे के समाजीकरण में आपका हेल्प करता है, विद्यालय भी हेल्प करता है, परिवार भी हेल्प करता है, तथा पास पड़ोस भी हेल्प करता है। तो इसमें आपका 4 चारों ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। 83 क्वेश्चन इज मैंने इसकी पार्ट 2 हो रहा है, पार्ट 1 मैंने इससे पहले डाला, उसमें हार्वर्ड गार्डन की पूरी थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाई है, आपको वहाँ जाकर देख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा एवं अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रियाएं करने की योग्यता जो होती है,
ये आपके किस ऑप्शन के अंदर रहेंगी? पहला आपका आ रहा है नैदांतिक, मीन्स आपका थेराप्यूटिक, या फिर प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक, या फिर आपका अंतर्वैयक्तिक मतलब कि इंटरपर्सनल, या फिर आपके अंतर्व्यक्ति मतलब ये आपका इंट्रा है, या आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा। तो ठीक है, वो क्या कहते हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, दूसरों से बात करनी है हमने, दूसरों के बारे में अगर हमने जानना है तो हमारा हो जाएगा ये इंटरपर्सनल। इंटर मीन्स आपका हो जाता है सोशल, और इंट्रा मीन्स होता है आपका अपने से अपने बारे में बात करना, सेल्फ। ये हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी है, ये मैंने पिछले पार्ट के अंदर बहुत डिटेल में इसको 10-15 मिनट दिए हैं हार्वर्ड गार्डन को, कि हार्वर्ड गार्डन में क्या बताया गया है, कैसे बताया गया। इसके 8 पार्ट्स होते हैं, वो सब मैंने डिटेल में आपको बताए हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिए। और अभी भी अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। 84 क्वेश्चन इज, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? मैं अभी भी कह रही हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कोई मेरे अपने दिमाग से बनाए हुए नहीं है, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार कर लीजिए। आप अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं 84 क्वेश्चन। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले या औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करने का नाम देना चाहिए। अगर हम उनको इन पार्ट में बांट देंगे तो ये तो पहले ही गलत है, पहला ऑप्शन है वो गलत जा रहा था, जिसमें आपका 1 है वो पहले काटो। पेपर करने का ये सही तरीका होता है जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। तो कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, ये भी सही ऑप्शन है, सेकंड वाला जाएगा। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना चाहिए, ये भी करना चाहिए आपको। ये देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, आपको फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फर्स्ट भी कटेगा आपका, क्योंकि थर्ड सही जा रहा है आपका। तो ये बिना पढ़े मैं फोर्थ क्वेश्चन लगा सकती हूँ, पर मैं पढ़ देती हूँ आपको फोर्थ ऑप्शन भी। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी आप कर सकते हैं। 85 क्वेश्चन इज, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। ओके, इसका सही विवेचन क्या है? अब जहाँ पे लड़के लड़कियाँ आ गए वहाँ पे तो आपको क्वेश्चन सोचने की जरूरत ही नहीं है। जेंडर के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी या फिर किसी और पेडागोजी में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी चले जाते हैं कभी कभी जेंडर के ऊपर। तो अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? जेंडर वाइज का क्वेश्चन है ये। पढ़ते हैं जेंडर वाइज के बारे में, किस ऑप्शन में बात की गई है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन गलत। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है, ऑप्शन गलत। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन गलत। यह शिक्षण पर लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ऑप्शन सही। जेंडर वाइज के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। 85 का आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। 86 क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर आपकी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? बाह्य प्रेरणा एवं एकरूप मूल्यांकन मानदंड, एकरूप मूल्यांकन मानदंड या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम मतलब टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग होनी चाहिए, गलत। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए, ओके। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एवं स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सबके एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। बाह्य प्रेरणा और एकरूप मूल्यांकन मानदंड भी गलत कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा ना, आपको प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में आपको विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको कभी कभार कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं है फिर भी आपको जो 4 ऑप्शंस के अंदर आपको जो पॉजिटिव आंसर लगेगा ज़्यादातर वही आपका आंसर जा रहा होता है। आपको कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं है पर आपके ऑप्शन से पता चल जाता है कि आंसर क्या है। जैसे ऐसा होगा कि 3 नेगेटिव जा रहे हैं, 1 पॉजिटिव जा रहा है, तो वो पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा। या फिर आपकी
3 पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव अलग से जा रहा है, तो आपको नेगेटिव वाला पूछा गया होगा उस क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप से भी आप पेपर में अपने एलिमिनेशन मेथड, आप ऑप्शन मेथड हमेशा यूज कीजिए। 87 क्वेश्चन इज विकास में व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो अच्छा, विकास में व्यक्ति विभिन्नताएं, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। ठीक है जी। टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरनमेंट फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। ओके। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन में विशेष शुरुआत होती है। ठीक है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके इस ऑप्शन में समाये हुए हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वपन पर विचार करना, ये ऑप्शन नहीं जाएगा आपका। ये दोनों कारक जो है ना, वो आपके विकास में व्यक्ति विभिन्नता को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, किस दिमाग के साथ पैदा हुआ है, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो आप दोनों कह सकते हो। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया का विचार करना। 88 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नो, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास अलग अलग गति से विकास करते हैं। एक मिनट का विकास, ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 88 इज निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका मतलब आपके 3 ऑप्शन जो है वो आपके विकास के सिद्धांत होंगे और बाकी नहीं होंगे, एक नहीं होगा। तो हम पढ़ते हैं इसका ऑप्शन। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति बच्चे के जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ओके। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये सही है आपका ऑप्शन, करते हैं, ये सिद्धांत है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ऑफ कोर्स। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ऑफ कोर्स। तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो आपका आएगा फर्स्ट ऑप्शन। विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय हम निर्धारित नहीं कर सकते। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है आपका। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इंक्लूसिव विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकरण प्रशिक्षण या प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है आपका समावेशी कक्षा में, क्योंकि सभी बच्चे आपके एक जैसे नहीं होते। समावेशी कक्षा में सब अपने अलग अलग माइंड के साथ, अपने अलग अलग प्रॉब्लम के साथ होते हैं। तो आपके एक शिक्षक का फर्ज होता है कि सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से कुछ समझाया जाए। जिसको ज़्यादा समय देना उसको ज़्यादा समय दे, जिसको कम समय देना उसको कम समय दे, और पूरी क्लास को एक साथ लेकर चले। तो आपको एक विशेष शिक्षा योजना बनानी पड़ेगी इनको बढ़ाने के लिए। 90 क्वेश्चन इज अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अवधान कमी अधिगमकर्ता, ये पूछा जाए आपका अटेंशन डेफिशिट लर्नर तथा हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नो, ऑप्शन गलत है ये आपका। श्रवण शक्तिकर अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन गलत। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता डायलेक्सिया लर्नर, इसकी इंग्लिश हो जाएगी धारा प्रवाह करने और लिखने में कमी है, मीन्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग इन्फ्लुएंस। आपको फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपका सही जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है, जिसमें आपको लर्निंग करने में या लर्न करने में प्रॉब्लम है, मतलब रीडिंग राइटिंग में। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 91 क्वेश्चन इज एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। The ability to come up with original and divergent solution to problem is primary characteristics of किसकी है ये, मतलब जो बच्चा जो है वो आपका
मूल एवं अपसारे समाधानों को साथ में कर रहा है, मतलब कि आपका डाइवर्जन और ओरिजिनल आइडियाज भी उसके पास करने का एक अलग तरीका भी है। तो कैसा बच्चा है वो आपका? क्षतिग्रस्त बच्चों की इम्पेरेटिव चिल्ड्रन है, अहम केंद्रित है, इगोसेंट्रिक चिल्ड्रन है वो आपका, या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी तो कर ही नहीं पाएगा। ये तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सीधा जा रहा है, क्रिएटिव चाइल्ड है वो आपका। 92 क्वेश्चन इज दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? What instructional adaptation should a teacher make while working with students who are visually challenged? तो क्या करना चाहिए उन्हें? अनेक प्रकार से लिखित कार्य एवं विशिष्ट रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप उसको पहले ही उसको दिखने में प्रॉब्लम, अगर आप उसको लिखने का कार्य दे देंगे तो और प्रॉब्लम होगी। नो, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। यस, कई प्रकार के दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा और आप दिखाने वाली चीज़ दिखाओगे। स्वयं अभिविन्यास करना चाहिए ताकि विद्यार्थी देख सकें। देखने का तो बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन भी आपको पढ़ते ही क्वेश्चन बनेगा सेकंड ऑप्शन। 93 क्वेश्चन इज सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सक्रिय रूप से हतोत्साहित तो करेंगे ही नहीं, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94 क्वेश्चन क्या होगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? Which of the following does not result in meaningful facilitation of learning? लर्निंग के बारे में बात होगी यहाँ पर आपकी अधिगम। मैं बार बार कह रही हूँ कि लर्निंग मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सीखना होता क्या है, तो आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। क्या होता है लर्निंग? प्रेरित नहीं होता। तो आपका इसमें 3 ऑप्शन सही जाएंगे तो एक नहीं जाएगा। एक समस्या के अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। पहले से विद्वान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी बात आपके सही। दोहराने एवं स्मरण तो आजकल कहा ही नहीं जाता, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर क्वेश्चन। फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। ये देखिए आपके 3 पॉजिटिव क्वेश्चन जा रहे हैं। ये अगर आप क्वेश्चन ना भी पढ़े ना तो ये 3 पॉजिटिव आंसर आपके जा रहे हैं। जो इसमें एक नेगेटिव आपको अलग से दिखाई देगा ना, आप उसको चूज कर लीजिए। तो ये ऐसे भी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। इनकी टेक्निक आप ये भी ले सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है। 95 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? Which of the following would not be consistent with a constructive environment? एक अध्यापक विशिष्ट सत्र वशान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन एवं फीडबैक देते हैं। टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म assessment strategy and give feedback on product rather than process. ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सही है ये ऑप्शन। यह भी नहीं पूछा है आपका। 3 पॉजिटिव जाएंगे, एक नेगेटिव। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभव को प्राप्त करता है तथा इनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। आपके ये तीनों चीज़ें टीचर्स करता है, पर जो आपका नहीं वाला ऑप्शन जाएगा ना, ये परिवेश के अनुकूल नहीं हो सकता, वो आपका जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 96 क्वेश्चन इज एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो पढ़ते हैं, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अंक लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन के। तो ओके, ये ऑप्शन आपका, इसको हम होल्ड में रखते हैं। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य पर करना चाहिए, ना कि सीखने पर। ये आपका गलत जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को असफलता से बचने के लिए लक्ष्य करना चाहिए, अंक लेने के लिए लक्ष्य है।
ये भी आपका ऑप्शन गलत है, आपका जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। 97 क्वेश्चन इज निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? एक रूप एवं मानकीकरण, यूनिफॉर्म एवं स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। यूनिफॉर्म आप एक तरीके की टेस्टिंग नहीं कर सकते। एक्सप्लोरेशन एवं डिस्कशन, अर्थ निर्माण जिसमें डिस्कशन और एक्टिव होगा वो ज़्यादा ऑप्शन आपको सही जाएगा, इसको होल्ड में रखते हैं। सूचना का संरचना, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या यूजिंग प्यूनिटिव मेजर, दंडात्मक साधनों। दंडात्मक हम कर नहीं सकते, इससे कुछ होगा नहीं। और अन्वेषण में परिचर्चा करेंगे हम, एक्सप्लोरेशन घूमेंगे, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 98 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये सही जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, सब में ही है। संगठनात्मक, पार्टी एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। ये भी ऑप्शन आपका सही है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ओके। हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो आपके जो ये ना 3-5 ही ऑप्शन सही जाएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है जी। ओके, 99 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ओके, ये भी आपका बाह्य कार्य हो जाएगा। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि वह बहुत आनंददायक होता है, इसमें आपको कुछ नहीं मिला बाह्य रूप से। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिला। गृह कार्य करने से अपनी अवधारणा को अच्छी तरह समझ पाती हूँ, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिला। बट यहाँ पर आपको अंक मिल रहे हैं कुछ करने के बदले, तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। नहीं देने चाहिए तो ऐसा तो नहीं है, देंगे केवल उदाहरण देने चाहिए या केवल गैर उदाहरण देने चाहिए या फिर दोनों देने चाहिए? तो आपको दोनों देने चाहिए। तो ये आपकी 100 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट में 1 to 50 क्वेश्चन वहाँ समझाए हैं और ये आपका यहाँ पे 51 से 100 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में चले हैं। मैं आपको अब भी कहती हूँ कि अगर आप ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ आप मेरे साथ कर लेंगे, मैंने बहुत ही अच्छा डिटेल में आपको क्वेश्चन समझाए हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपके जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कहे हैं कि मैं आप मेरी वीडियोज़ में देख लीजिए, वो टॉपिक्स मैंने 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के अपने वीडियोज़ में डाले हुए हैं, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 3-4 घंटे आप मेरे वीडियोस पे दीजिए, मैं तो आपकी 75 नंबर की पेडागोजी, 75 भी नहीं 75 नंबर की एटलीस्ट आपकी पेडागोजी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और मैं कल आपको इंग्लिश पेडागोजी की डालूँ या फिर SST की भी मैंने आपकी डाल रखी है। आपकी 6 वाली क्लास, आपकी 7th-8th की क्लास मुझे डालनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी डाल दूँगी। प्लीज़ कमेंट इन माई सेक्शन इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक please like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. If you have any problem, please comment in my section. Thank you for watching my video.